गुआंगलिंग शहर के बाहर एक विशाल नदी तेजी से बह रही थी, जिसकी चौड़ाई 10,000 फीट थी। यह थी महान नील नदी, क्लाउड रिवर प्रांत की सबसे लंबी नदी, जो हजारों मील तक बल खाती हुई बहती थी। इस समय सुबह का पहला पहर था। निखिल नीले वस्त्रों में नील नदी के किनारे किनारे उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा था। चलते हुए वह आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा में हो रहे बदलावों को महसूस कर रहा था। वह प्रकृति के दृश्य और आकाशीय स्थलीय संकेतों का निरीक्षण कर रहा था। यह था वायु और जल का ज्योतिष। पेंगशुई हालांकि निखिल के पास अभी कोई साधना नहीं थी, लेकिन उसके पास अपने पिछले जीवन का अनुभव और दृष्टिकोण था। इसलिए जब वह पहाड़ों और नदियों के बीच से गुजरा तो वह आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह में हो रहे सूक्ष्म बदलावों को पहचान सका। हर स्थान की ऊर्जा अलग थी। वह नदी के किनारे 10 मील से अधिक चल चुका था। अंततः वह एक स्थान पर रुका। उसकी आंखों में संतोष की झलक थी। उसके सामने एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी, जिसकी चोटियां पास पास थीं और साल भर धुंध से ढकी रहती थीं। यह थी नील बादल पर्वतमाला, जो नील नदी के किनारे किनारे 800 मील तक फैली हुई थी। निखिल ने हाथ पीछे बांधकर दूर क्षितिज की ओर देखा। अगर मैं और आगे गया तो मां भूत की चोटी में प्रवेश कर जाऊंगा। वह स्थान जिसका नाम सुनकर भी गुआंगलिंग के लोग कांप उठते हैं। मां भूत की चोटी वर्षों से रहस्यमय और खतरनाक मानी जाती रही है। कहा जाता है कि बहुत पहले वहां एक भयंकर युद्ध हुआ था। वहां की इन ऊर्जा इतनी घनी है कि अक्सर वहां से भयंकर आत्माएं निकलती हैं। गुआंगलिंग शहर में जितनी भी भूतों की कहानियां प्रचलित हैं, उनका संबंध इसी स्थान से होता है। ये पर्वत यिन ऊर्जा से बंद है और वहां की दुष्ट धुंध कभी नहीं छंटती। यह सचमुच एक भूतों की उत्पत्ति के लिए पवित्र भूमि है। कुछ पल बाद निखिल ने अपनी दृष्टि हटाई और सोचा, काश मेरी साधना होती तो मैं अंदर जाकर कुछ भयंकर आत्माओं को पकड़ सकता, जो मुझे पर्वतों में आध्यात्मिक औषधियां खोजने में मदद करती। तब मुझे शहर से बाहर एकांत साधना स्थल ढूंढने की इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस दुनिया में सचमुच भूत होते हैं। निखिल जानता था कि भूत भी कई प्रकार के होते हैं। ये आत्माएं, भटकती आत्माएं, छायाएं और माया रूपी आत्माएं। जंगली प्रदेशों की 9 प्रांतों में पश्चिमी समुद्रों का भूत सम्राट सबसे रहस्यमय माना जाता था। वह एक पुराने युद्ध क्षेत्र में जन्मा एक सामान्य भूत था, जो बाद में भूत साधकों के बीच एक किंवदंती बन गया। निखिल ने सोचा, हालांकि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा अब भी कम है, लेकिन मेरी वर्तमान स्थिति के लिए यह पर्याप्त है। अंततः निखिल ने यहीं साधना करने का निर्णय लिया। यह स्थान नील नदी के किनारे एक शहतूत का बाग था। सामने नील बादल पर्वत थे। हवा और जल दोनों पर्वतों की ओर बहते थे। यह एक ऐसा स्थान था जहां नदियां मिलती थीं। यह स्थान भले ही सीमित रूप से एक आध्यात्मिक भूमि था। हवा बह रही थी। वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह सुखद और शांत था। निखिल ने एक लंबी भारी सांस छोड़ी। हाँ, उसका मन और शरीर धीरे धीरे निर्मल और हल्का हो गया, जैसे नीले आकाश में चमकता पूर्ण चंद्रमा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी मुद्रा बनाई और सारस और देवदार शरीर शोधन विधि का अभ्यास शुरू किया। यह यादव परिवार की हवेली में साधना करने से बिल्कुल अलग अनुभव था। कुछ ही क्षणों में निखिल ने महसूस किया कि उसके चारों ओर 100 मीटर के दायरे में फैली हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर खींच रही थी और उसके शरीर में समा रही थी। यह एक वसंत की हवा और कोमल वर्षा जैसी शांत और पोषण देने वाली थी। उसके रक्त और प्राण शांत हो गए, लेकिन वे ऊर्जा से भरपूर और प्रफुल्लित लग रहे थे। उसमें जीवन शक्ति की भरमार थी। निखिल ने अपने बिखरे विचारों को त्याग दिया और पूरी तरह साधना में लीन हो गया। कुछ ही देर में सूरज सिर पर आ गया। दोपहर हो चुकी थी। निखिल लगातार 6 घंटे तक साधना कर चुका था। सौभाग्य से यह शहतूत का बाग बहुत ही एकांत था और माँ भूत की चोटी के पास होने के कारण यहाँ कोई आता जाता नहीं था। उसकी साधना में कोई विघ्न नहीं पड़ा। पॉप! अचानक निखिल की हड्डियों और नसों से एक तेज आवाज आई, जैसे उसके शरीर की रुकावटें टूट रही हों। उसका रक्त और प्राण एक उफनती नदी की तरह बहने लगे। अब उसका शरीर एक प्राचीन देवदार की तरह लग रहा था, आकाश को छूता हुआ, और उसका उबलता हुआ जीवंत रक्त और प्राण
एक अमर सारस की तरह लग रहे थे जो नीले आकाश में पंख फैलाकर स्वतंत्रता से उड़ रहा हो। उसमें एक गूढ़ अवर्णनीय आकर्षण था। देवदार और सारस स्थिरता और गति दोनों में उपयुक्त, सत्य और माया का मेल, रूप और सार का एकत्व। इस क्षण निखिल ने सारस और देवदार शरीर शोधन विधि की आत्मा और सौंदर्य को पूरी तरह समझ लिया और इसी के साथ वह रक्त संचार स्तर के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर चुका था। रक्त संचार युद्ध मार्ग का पहला स्तर है, साधना की शुरुआत, महान मार्ग की नींव। यह 4 भागों में बंटा होता है: त्वचा शोधन, मांसपेशी शोधन, नस शोधन और हड्डी शोधन। अब 1 वर्ष बाद जब उसने सब कुछ खो दिया था, निखिल ने फिर से साधना प्राप्त कर ली थी। क्लैंग, एक परिचित तलवार की गूंज निखिल की चेतना में गूंजी, हर्ष और उत्साह से भरी हुई। नरक की 9 तलवारें। निखिल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। क्या तुम भी खुश हो? अपने पिछले जीवन में नरक की 9 तलवारें ने उसकी साधना की शुरुआत से लेकर उसके हर युद्ध और मार्ग की खोज तक उसका साथ दिया था। लेकिन पुनर्जन्म से ठीक पहले, जब वह गूढ़ एकता स्तर की भयानक शक्ति तक पहुंच चुका था, तब भी वह इस तलवार की असली प्रकृति और रहस्य को नहीं समझ पाया था। उसकी उत्पत्ति, उसकी 9 मोहरें, दिव्य बंधन, उसके रहस्यमय रंग। निखिल अपने जीवन भर की ख्याति और संपत्ति को छोड़ सकता था, लेकिन वह नरक की 9 तलवारें को नहीं छोड़ सकता था। इसलिए पुनर्जन्म से पहले निखिल ने अपनी जीवन भर की यादों को उस तलवार में सील कर दिया और उसे अपने साथ पुनर्जन्म में ले आया। उसकी तलवार ही उसका जीवन थी, वह उससे अलग नहीं हो सकता था। कुछ देर बाद निखिल ने सिर हिलाया, मन को शांत किया और अपने भीतर हुए बदलावों का निरीक्षण किया। निखिल ने सोचा, आध्यात्मिक ऊर्जा को श्वास के साथ भीतर लेना वाकई बहुत फर्क लाता है। अपनी यादें लौटने के बाद उसने यादव परिवार की हवेली में 3 दिन तक कठिन साधना की थी, लेकिन उन 3 दिनों की मेहनत भी नील नदी के किनारे बिताए इन 6 घंटों के सामने कुछ नहीं थी। अंतर दिन और रात जैसा था। अगर मैं यहीं साधना करता रहा तो सिर्फ 3 दिनों में त्वचा शोधन स्तर के शिखर तक पहुंच जाऊंगा। जैसे ही यह विचार आया, निखिल ने सिर हिलाया। निखिल ने सोचा, अगर मेरा लक्ष्य सिर्फ साधना की सीमा बढ़ाना होता तो यह तो मेरे लिए हथेली पलटने जितना आसान होता। लेकिन मैंने पुनर्जन्म इसीलिए लिया है ताकि मैं अपने पिछले जीवन से भी ऊंचा मार्ग प्राप्त कर सकूं। इसलिए मेरे हर कदम को ठोस और स्थिर होना चाहिए। मुझे अपनी नींव को और मजबूत करना होगा। निखिल ने खुद को चेताया, जो भी करूं, जल्दबाजी नहीं करनी है। रक्त संचार युद्ध मार्ग का पहला स्तर था। यह सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण स्तर था। यहीं डाली गई नींव उसके भविष्य के मार्ग को तय करती थी कि वह कितनी दूर तक जा सकेगा। निखिल सारस और देवदार शरीर शोधन विधि का अभ्यास कर रहा था ताकि युद्ध मार्ग के 4 स्तरों में वह अपने पिछले जीवन के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत नींव बना सके। निखिल ने सोचा, दुर्भाग्य से मेरी जेब में 1 पैसा भी नहीं है। अगर मेरे पास कुछ धन होता तो मैं कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खरीद सकता था। फिर 1 दिन की साधना के बाद औषधीय स्नान कर सकता था, जिससे शरीर और भी अधिक मजबूत होता। अब आगे मुझे कुछ धन कमाने का उपाय ढूंढना होगा। निखिल अभी अपने भविष्य की साधना के बारे में सोच ही रहा था कि हवा में एक तेज खांसी की आवाज गूंजी। उसने मां भूत की चोटी की ओर देखा, जहां से 2 लोग उसकी ओर आ रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो लंबे वस्त्रों में थे और एक बैंगनी वस्त्रों में युवती। बुजुर्ग की चाल धीमी थी, चेहरा पीला और कमजोर। वह इतनी जोर से खांस रहे थे कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बैंगनी वस्त्रों वाली युवती उनके साथ चल रही थी। उसका चेहरा अंडे के आकार जैसा सुंदर था, लेकिन चिंता से भरा हुआ। उसकी कमर पर सफेद जड़ाऊ कमरबंद था। वह लंबी, पतली और बेहद आकर्षक थी। सबसे खास बात यह थी कि उसमें एक विशिष्ट शाही गरिमा थी। निखिल ने सोचा, ये दोनों लोग निश्चित ही किसी ऊंचे कुल से हैं। उसने एक नजर उन पर डाली और फिर मुड़ने ही वाला था कि अचानक रुक गया। उसने फिर से बुजुर्ग को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक उभरी। बुजुर्ग और युवती दोनों ने निखिल को पहले ही देख लिया था, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब निखिल ने दोबारा बुजुर्ग की ओर देखा तो युवती का चेहरा सख्त हो गया
युवती ने सोचा, धूर्त और चालाक लगता है। एक नजर में ही समझ आ गया कि यह अच्छा इंसान नहीं है। उसका सुंदर चेहरा कठोर हो गया और उसने निखिल को घूरा। निखिल चौंक गया, इस लड़की का गुस्सा तो कमाल का है। बुजुर्ग ने कोमल स्वर में कहा, रिया, बदतमीजी मत करो। चाहे मेरी हालत कितनी भी खराब हो, तुम किसी निर्दोष पर गुस्सा नहीं निकाल सकती। व्यवहार में संयम और मर्यादा जरूरी है। अगर कोई बात उचित न हो तो उसे मत कहो, तभी मन शांत रहेगा और मन के छह चोरों से बचा जा सकेगा। रिया ने मुंह बनाया, दादाजी, आपकी हालत इतनी खराब है और आप मुझे उपदेश दे रहे हैं, मैं कैसे सुन सकती हूँ। बुजुर्ग हंस पड़े। फिर उन्होंने निखिल की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, युवक, अगर हमने आपको अपमानित किया हो तो क्षमा करें। इतना कहकर वे फिर जोर से खांसने लगे। उनकी पेशानी की नसें उभर आईं, जैसे फेफड़े बाहर आ जाएंगे। रिया घबरा गई और उनका हाथ पकड़कर सहारा देने लगी। दादाजी, अब और मत बोलिए। जैसे ही हम शहर लौटेंगे मैं सबसे अच्छे वैद्य को बुलाऊंगी। तभी निखिल ने कहा, इस तरह की चोटों को सामान्य वैद्य ठीक नहीं कर सकता। अगर देर की तो 3 दिन में मृत्यु निश्चित है। रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास, तुम मेरे दादाजी को मरने का श्राप दे रहे हो? लेकिन बुजुर्ग ने बस हल्की सी मुस्कान दी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, वह सही कह रहा है, मेरी चोटें अब लाइलाज हैं। रिया का चेहरा पीला पड़ गया, ये जैसे बिजली गिर गई हो। दादाजी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अभी के अभी आपको क्लाउड रिवर की राजधानी ले चलती हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, भाग्य तो ऊपर वाले के हाथ में है। मैंने जीवन भर युद्ध भूमि पर समय बिताया है, अब मृत्यु से डर नहीं लगता। फिर उन्होंने निखिल की ओर देखा और पूछा, युवक, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुमने मेरी हालत का अंदाजा कैसे लगाया? निखिल को बुजुर्ग अच्छे लगे, इसलिए उसने कुछ नहीं छिपाया और कहा, भौहों के बीच लालिमा, चेहरा पीला और रक्तहीन। यिन विष आपके फेफड़ों में समा गया है, ऊपर से मृत्यु की छाया भी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप विच्छेदन यिन लाश से टकराए हैं, मां भूत की चोटी में। बुजुर्ग चौंक गए, कमाल की नजर है। रिया भी बोल पड़ी, कुछ तो गड़बड़ है। दादाजी, आपने तो कहा था कि क्लाउड रिवर प्रांत में बहुत कम लोग जानते हैं कि मां भूत की चोटी में 6 विच्छेदन यिन लाश पाई जाती है। वह सही थी। यही बात बुजुर्ग को चौंका रही थी। गुआंगलिंग शहर तो छोड़िए, पूरे प्रांत में शायद ही कोई इस रहस्य को जानता हो। लेकिन यह युवक सिर्फ एक नजर में सब समझ गया। निखिल ने शांत स्वर में कहा, यह जानना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो यह भी कह सकता हूं कि आप यहाँ 6 यिन घास और परम यांग पुष्प लेने आए थे। रिया की आंखें फैल गईं। तुम्हें ये कैसे पता चला? बुजुर्ग का चेहरा भी बदल गया। उनके मन में आश्चर्य की लहरें उठने लगीं। एक अनजान युवक जिसने उन्हें पहली बार देखा, उनकी चोटों की प्रकृति और उनके आने का उद्देश्य दोनों जान गया। यह तो डरावना था। निखिल ने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ताज्जुब क्यों? लड़की, क्या तुम्हें नहीं पता कि जहां 6 विच्छेदन यिन लाश होती है वहां 6 यिन घास भी जरूर होती है? यह एक अत्यंत ठंडी और यिन ऊर्जा से भरी औषधि है। और जैसा कि कहा जाता है, यिन बिना यांग के नहीं रह सकता और यांग बिना यिन के नहीं पनपता। जहां यिन घास होती है वहां परम यांग पुष्प भी जरूर होते हैं। जंगली प्रदेशों की 9 प्रांतों में यह तो सामान्य ज्ञान था। रिया तो इतनी चौंक गई कि बोल ही नहीं पाई। यहाँ तक कि बुजुर्ग भी अब निखिल को विस्मय से देख रहे थे। उनकी नजरों में अब यह दुबला पतला युवक रहस्यमय और गूढ़ लगने लगा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। लंबे वस्त्रों वाले बुजुर्ग पिंटू ने खुद को जल्दी ही शांत कर लिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन युद्ध भूमि में बिताया था, खून खराबा और नरसंहार देखा था। कौन सी आंधी तूफान उन्होंने नहीं झेली थी। उन्हें भली भांति पता था कि इस दुनिया में असाधारण विधियां, विचित्र गुरु और दुर्लभ प्रतिभाएं बहुतायत में होती हैं। और उनके सामने खड़ा यह युवक निखिल निश्चित ही साधारण नहीं था। रिया ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम हमें छिपकर पीछा कर रहे थे, है ना? पिंटू कुछ कह नहीं पाए। निखिल कुछ कहता, उससे पहले ही पिंटू बोले, बकवास मत करो बेटी,
हमारे इस युवा मित्र की प्रतिभा को देखते हुए वह ऐसा नीच काम कभी नहीं करेगा। फिर उन्होंने निखिल की ओर मुड़कर हाथ जोड़कर कहा, युवक, क्या तुमने कुछ और भी देखा है? रिया की आंखें अविश्वास से फैल गईं दादाजी। वह उनके दादाजी की हैसियत ऐसी थी कि पूरे क्लाउड रिवर प्रांत के 19 शहरों में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे वे सम्मान पूर्वक हाथ जोड़ें। रिया ने निखिल को दोबारा देखा। वह लंबा, दुबला और आकर्षक था। देखने में साधारण नहीं था, लेकिन उसका आभामंडल शांत और सामान्य था, जैसे उसमें कोई साधना ही ना हो। रिया ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी साधना इतनी ऊंची और गूढ़ हो कि समझ में ही ना आए? क्या वह सच में इतना भयानक हो सकता है? रिया का पारिवारिक स्तर बहुत ऊंचा था और बचपन से ही उसने धरती के अमर जैसे योद्धाओं की कहानियां सुनी थीं, जो देखने में सामान्य लगते थे, लेकिन वास्तव में वे युद्ध मार्ग से बहुत आगे निकल चुके होते थे। रिया ने सोचा, क्या यह युवक भी कोई ऐसा ही वृद्ध है जो अपनी जवानी बनाए रखने में सक्षम है? यह सोचकर रिया का दिल कांप उठा और उसके चेहरे पर उलझन की झलक आ गई। निखिल को अंदाजा भी नहीं था कि उसके एक साधारण से अभिवादन ने रिया के मन में इतनी हलचल मचा दी थी। पिंतु के सवाल पर निखिल ने शांत स्वर में कहा, क्षमा करें, लेकिन आपकी आंतरिक अग्निस्तर की तीसरी परत की साधना के साथ आप छह येन घास और परम यांग पुष्प लेने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वह रुका, फिर बोला, या यूं कहें कि आप पहले से जानते हैं कि आपकी उम्र और नींव को देखते हुए सामान्य साधना विधियों से आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपने इन दोनों दिव्य औषधियों की शक्ति से जबरन करने का निर्णय लिया, है ना? पिंतु वहीं ठिठक गए, जैसे उनकी आत्मा तक कांप गई हो। उन्हें ऐसा लगा जैसे निखिल ने उनके सारे रहस्य खोल दिए हों। जब निखिल ने पहली बार उनकी चोटों और इस यात्रा के उद्देश्य का अनुमान लगाया था, तब पिंतु को उस पर पूरा विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब वे पूरी तरह आश्वस्त थे। यह युवक कोई साधारण नहीं, बल्कि एक असाधारण ज्ञानी है। रिया का चेहरा हैरानी से भर गया था। दादाजी, इन्हें यह सब कैसे पता चला? लेकिन निखिल के लिए, जिसने अपने पिछले जीवन की यादें फिर से पाई थीं, यह सब अनुमान लगाना कोई कठिन काम नहीं था। पिंतु ने गहरी सांस ली और फिर से हाथ जोड़कर नमन किया। महोदय, आपकी दृष्टि अद्भुत है। मैं आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। अब उन्होंने निखिल को युवक नहीं कहा और न ही कोई घमंड दिखाया। निखिल ने मन ही मन सिर हिलाया। आंतरिक अग्नि स्तर को महागुरु स्तर भी कहा जाता है। अपने वर्तमान जीवन के 17 वर्षों के अनुभव के साथ निखिल जानता था कि पिंतु जैसे युद्ध मार्ग के महागुरु सिर्फ ग्वांगलिंग शहर ही नहीं, बल्कि पूरे क्लाउड रिवर प्रांत में एक महान हस्ती माने जाते थे। आखिरकार महान जो जैसे आध्यात्मिक रूप से बंजर प्रदेश में महागुरु स्तर तक पहुंचना ही किसी को कुलीन उपाधि दिला सकता था और पूरे क्षेत्र में उसका रुतबा बना सकता था। फिर भी पिंतु जैसे व्यक्ति का निखिल को सम्मान देना, यह अपने आप में एक दुर्लभ दृश्य था। रिया ने उम्मीद भरी आंखों से पूछा, महोदय, अगर आप मेरे दादाजी की चोटें पहचान सकते हैं, तो क्या आप उन्हें ठीक भी कर सकते हैं? एक महागुरु किसी अजगर की तरह होता है। आम लोग बस उसकी ओर देख सकते हैं। कभी कभी एक व्यक्ति ही पूरे कुल के उत्थान या पतन का कारण बन सकता है, और उसके दादाजी कोई साधारण महागुरु नहीं थे। अगर वे इन घावों से मर गए तो उनके पूरे परिवार को भारी नुकसान होगा। रिया घबराई हुई थी। जब उसने निखिल की चमत्कारी समझ देखी तो उसे लगा जैसे उसे आखिरी उम्मीद की डोर मिल गई हो। पिंतु को भी थोड़ी आशा हुई। उन्होंने फिर से हाथ जोड़कर गंभीरता से कहा, इस वृद्ध का नाम पिंतु है। क्लाउड रिवर प्रांत में मेरी थोड़ी बहुत पहचान है। अगर आप मेरी जान बचा सकें तो यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। वह वर्षों से युद्ध मार्ग के महागुरु थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि कोई सामान्य महागुरु भी उनकी चोटों को एक नजर में नहीं पहचान सकता। सिर्फ इसी बात से उन्होंने निखिल को रहस्यमय और गूढ़ मान लिया था। निखिल हंस पड़ा। अगर मैं इतनी मामूली चोटें भी ठीक न कर पाऊं तो फिर मैंने इतना सब कुछ क्यों कहा होता? पिंतु और रिया दोनों के चेहरे पर आशा की चमक लौट आई। पिंतु ने गंभीरता से वचन दिया, अगर आप मेरी चोटें ठीक कर दें
तो आप जो चाहें मांग सकते हैं, मैं कोई भी शर्त नहीं ठुकराऊंगा। लेकिन भीतर ही भीतर वे घबराए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि निखिल जैसी रहस्यमयी शक्ति रखने वाले व्यक्ति के लिए सामान्य इनाम शायद पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन उनके पास अब कोई विकल्प नहीं था। जिंदा रहने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। निखिल ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, आपके लिए यह जीवन दान जैसा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह तो बस एक छोटी सी बात है। निखिल ने आगे कहा, तो ऐसा करते हैं, बस एक प्रतीकात्मक परामर्श शुल्क दे दीजिए, जितना आपको उचित लगे। पिंटू और रिया दोनों चौंक गए। उनकी आंखें फैल गईं, जैसे उन्होंने कुछ अविश्वसनीय सुन लिया हो। निखिल ने पूछा, कोई दिक्कत है? रिया ने जल्दी से सिर हिलाया और हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बस यह नहीं सोचा था कि यह इतना आसान होगा। उसकी आवाज धीमी पड़ गई और वह थोड़ी शर्मिंदा सी लग रही थी। निखिल को हंसी भी आई और थोड़ी हैरानी भी। निखिल ने सोचा, मैं तो इसे चुटकी में ठीक कर सकता हूँ, फिर तुम्हारे लिए इसे मुश्किल क्यों बनाऊं? पिंटू ने लंबी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम नहीं समझोगी बेटी, इनके जैसे लोग पैसों की परवाह नहीं करते। ये तो बस इसलिए कुछ ले रहे हैं ताकि हम पर कोई एहसान न रहे। रिया को जैसे अचानक सब समझ आ गया। ओह, तो बात यह है, वाकई यही तो किसी असली ज्ञानी की पहचान होती है। उन्हें हमारे जैसे लोगों से कोई अपेक्षा नहीं होती। रिया ने जल्दी से अपने थैले से एक चांदी की पर्ची निकाली और दोनों हाथों से आदर पूर्वक निखिल को दी। सर, यह 10,000 तैल की चांदी की पर्ची है, कृपया इसे हमारी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में स्वीकार करें। निखिल चौंक गया। 10,000 तैल, और इतनी सहजता से दे रहे हैं। तभी उसे एहसास हुआ कि यह दादा पोती की जोड़ी उसकी सोच से कहीं अधिक धनवान है। यह जानना दिलचस्प है कि ग्वांगलिंग शहर के 3 प्रमुख कुलों में से एक यादव परिवार भी रंभा और मालिनी को महीने में केवल 300 तैल खर्च के लिए देता था। निखिल ने सिर हिलाया। 10,000 बहुत ज्यादा है। उसे औषधियां खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन वह इस तरह से धन कमाने को तुच्छ समझता था। पिंटू ने यह देखा और मन ही मन गहरी सांस ली। अब वह और भी पक्के हो गए कि यह रहस्यमयी युवक धन के पीछे नहीं है, या यूं कहें कि निखिल के लिए किसी की जान बचाना और घाव ठीक करना कोई बड़ी बात ही नहीं थी। वह न धन का लोभी था, न ही किसी पर एहसान लादना चाहता था, फिर भी वह एक नजर में सब कुछ देख लेता था। पिंटू ने सोचा, अगर वह कोई किंवदंती से निकला ज्ञानी नहीं था तो पिंटू अपनी आंखें निकालने को भी तैयार हो जाते। अब वे निखिल के प्रति और भी अधिक श्रद्धावान हो गए। पिंटू दूरदर्शी और अनुभवी थे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि जैसे ही उनकी हालत सुधरेगी, वे इस महान व्यक्ति से संबंध अवश्य बनाएंगे। रिया थोड़ी असहज लग रही थी और धीरे से बोली, पर मेरे पास तो 10,000 तैल की पर्ची ही सबसे छोटी है। निखिल को समझ नहीं आया कि क्या कहे। महान जू जैसे देश में कोई परिवार कितना अमीर होगा जिसकी बेटी इतनी सहजता से इतनी बड़ी रकम लेकर घूमती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहे, पिंटू गंभीरता से बोले, सर, आम लोगों के लिए 10,000 तैल बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मेरे लिए यह कुछ भी नहीं, और न ही यह आपकी कृपा का सही मूल्य है। जैसा आपने कहा, आपके लिए यह एक छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए यह जीवन दान है। इतना कहकर उन्होंने कमर झुकाकर गहरी श्रद्धा से कहा, कृपया इसे स्वीकार करें, तभी मैं और मेरी पोती चैन से रह पाएंगे। जब रिया ने अपने दादाजी को इतनी विनम्रता से झुकते देखा तो वह घबरा गई और बोली, सर, आप शायद हंसेंगे, लेकिन महान जो में एक महागुरु की जान के बदले 1,00,000 तैल सोना भी कम है। 10,000 तैल चांदी की तो बात ही क्या। कृपया इसे स्वीकार करें, नहीं तो मेरे दादाजी जीवन भर अपराध बोध में रहेंगे। यह कहते हुए उसने भी झुककर चांदी की पर्ची आगे बढ़ाई। निखिल को यह सब थोड़ा हास्यास्पद लगा। उसने तो इसे एक मामूली काम समझा था, एक चुटकी का खेल। कौन जानता था कि ये लोग उस पर धन लुटाने को इतने आतुर होंगे। अब वह मना करने की जहमत नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप पर्ची ले ली और मुस्कुराया। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब आगे से इतना औपचारिक मत बनिए, वरना यह परामर्श शुल्क मेरी उंगलियां जला देगा। पिंटू तुरंत उठ खड़े हुए।
उनके चेहरे पर मुस्कान थी। रिया ने राहत की सांस ली और उसका चेहरा खिल उठा। निखिल ने कहा, अगर आप सच में घाव ठीक करना चाहते हैं तो 1 हफ्ते तक औषधि लेने के साथ साथ एक गुप्त विधि से शरीर की विषैली ऊर्जा को भी निकालना होगा, तभी आप पूरी तरह ठीक हो पाएंगे। इतना कहकर निखिल ने एक नुस्खा लिख दिया। इसमें कुल 30 से अधिक औषधियां थीं, लेकिन कोई भी बहुत दुर्लभ या महंगी नहीं थी। सिर्फ एक चीज थोड़ी कीमती थी, जेट टोड की 10 साल पुरानी खाल। लेकिन निखिल को भरोसा था कि पिंटू जैसे महागुरु के लिए यह कोई मुश्किल बात नहीं होगी। पिंटू ने पर्ची को कसकर पकड़ा और फिर से झुककर नमन किया। इस नुस्खे के लिए धन्यवाद। उनका दिल उत्साह से भर गया था। निखिल ने सिर हिलाया। यह औषधि 7 दिन तक लें, फिर 8वें दिन यही मेरा इंतजार करें। मैं आपके शरीर में बची हुई विषैली ऊर्जा को पूरी तरह निकाल दूंगा। निखिल ने आगे कहा, अब मुझे कुछ और काम है, मैं चलता हूं। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। पिंटू और रिया तब तक उसे जाते देखते रहे जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। तभी रिया को जैसे होश आया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें इधर उधर घूमी और वह फुसफुसाई, दादाजी, अगर उन्होंने आपकी बातों को न पहचाना होता तो मैं तो समझती कि वह कोई ठग है। पिंटू ने नाक छड़ाकर कहा, बकवास मत करो लड़की, 10,000 तैल चांदी की बात है। ऐसा व्यक्ति उस मामूली रकम की परवाह क्यों करेगा? देखो उनका चलना फिरना, उनका व्यवहार, वह सचमुच किसी अमर जैसे लगते हैं। पिंटू ने आगे कहा, याद रखना, अगली बार जब उनसे मिलो तो और विनम्र रहना, जरा भी लापरवाही मत करना। यह कहते हुए पिंटू की आंखों में कठोरता आ गई। रिया ने जीभ बाहर निकाली लेकिन आज्ञाकारी स्वर में बोली, चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं ध्यान रखूंगी। पिंटू ने हूं कहा, फिर भावुक होकर बोले, मैं तो सोच रहा था कि माँ भूत की छोटी से लौटकर बस कुछ ही दिन का मेहमान हूं। कौन जानता था कि ऐसे महान व्यक्ति से मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने मुझे सही मार्ग दिखाया और नुस्खा भी दिया। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो यह सौभाग्य मिला? अचानक उन्होंने अपना माथा पीटा और झुंझलाकर बोले, मैं तो बूढ़ा हो चला हूं। अभी याद आया, मैं उस सज्जन से उनका नाम पूछना ही भूल गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। श्रद्धा। मदर घोस्ट रिज में एक छत विछत यिन लाश दिखाई दी। इसका मतलब साफ था कि वहां कहीं एक अशुभ यिन आत्मा शिराज छुपी हुई है। इसी वजह से वहां के भूत अपने पुराने रूप छोड़कर इतनी भयानक यिन लाशों में बदल पाए थे। जंगली 9 प्रांतों में भी यिन से जुड़ी आत्मा शिराएं बहुत दुर्लभ होती हैं, और फिर भी आध्यात्मिक रूप से बंजर ग्रेट जो के क्षेत्र में इसका मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। निखिल यह सब सोचते हुए ग्रेट एज्योर नदी के किनारे किनारे गुआंगलिंग शहर की ओर बढ़ रहा था। मार्शल मार्ग का तीसरा स्तर आंतरिक बट्टी होता है। अगर वह यिन आत्मा शिरा की मदद से अपने आंतरिक अंगों को मजबूत करे तो मेहनत आदि और लाभ दुगुना होगा। इसके अलावा मदर घोस्ट रिज में 6 यिन घास और अत्यधिक यांग फूल भी थे, जो इस स्तर के साधकों के लिए बहुत कीमती औषधियां थीं। निखिल ने मन बना लिया, जब वह रक्त संचार स्तर की चरम सीमा पर पहुंचेगा तब वह वहां जरूर जाएगा। पिंटू और रिया से हुई उसकी पिछली मुलाकात भी बहुत लाभदायक रही थी। उसे 10,000 चांदी की मुद्राएं मिली थीं, जिनसे वह अपने शरीर को मजबूत करने की दवाएं खरीद सकता था। सबसे बड़ी बात, उसे मदर घोस्ट रिज की वह गुप्त जानकारी मिल चुकी थी कि वहां एक अशुभ यिन आत्मा शिरा मौजूद है। जब निखिल गुआंगलिंग शहर पहुंचा तो उसने देखा कि शहर के फाटक पर शिवम के निजी रक्षक तैनात थे। सभी पूरी तरह सशस्त्र, सख्त और शक्तिशाली दिख रहे थे। उनके सामने शहर के बड़े अधिकारी खड़े थे, जिनके चेहरे से ही सत्ता और अनुभव झलक रहा था। इतनी बड़ी सैन्य तैयारी इस शहर में बहुत कम देखने को मिलती थी। आने जाने वाले नागरिक हैरान और भयभीत थे। चारों ओर चर्चा हो रही थी। नगर स्वामी खुद आए हैं और अपने पुराने रक्षकों को भी बुलाया है। आखिर मामला क्या है? निखिल समझ गया कि यह शिवम और उसकी टोली है, लेकिन उसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह चुपचाप शहर के अंदर चला गया। पीछे से लोगों की बातें उसके कानों में पड़ी। अरे, यह तो यादव परिवार का घरजमाई निखिल है। कभी ब्लू रिवर तलवार महल का बाहरी तलवार प्रमुख था। सच में अफसोस की बात है।
अफसोस, असली अफसोस तो रंभा के लिए है। इतनी सुंदर, इतनी प्रतिभाशाली, और फिर भी उसकी शादी निखिल से हो गई। निखिल बस हल्का सा हंसा और भीड़ में गायब हो गया। कुछ समय बाद शहर के बाहर पिंटू और रिया पहुंचे। उसी पल नगर स्वामी शिवम आगे बढ़े और गहरी श्रद्धा से झुककर बोले, आपका दास शिवम आपको प्रणाम करता है महाराज। प्रणाम लेडी रिया। उनके पीछे खड़े सभी अधिकारी और सैनिक एक साथ बोले, प्रणाम महाराज। प्रणाम लेडी रिया। अचानक फाटक पर सन्नाटा छा गया। लोग डर के मारे चुप हो गए, जैसे हवा तक रुक गई हो। पिंटू चुपचाप खड़ा था, हाथ पीछे बांधे, आंखें बंद। उसके चारों ओर सत्ता और प्रभुत्व की अनुभूति फैल रही थी। वहीं रिया सीधी खड़ी थी, लंबी, सुंदर, शांत और इतनी गरिमामय कि कोई उसके पास जाने की हिम्मत न कर सके। पिंटू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, शिवम, मैं अब बहुत समय से कोई जागीरदार नहीं रहा हूं। बाकी सबको पीछे हटा दो, आम लोगों को परेशान मत करो। नगर स्वामी शिवम ने तुरंत सहमति जताई और हाथ के इशारे से सबको हटा दिया। जी, जैसा आदेश। शहर के बड़े लोग और पुराने रक्षक बिना देर किए वहां से चले गए। तभी रिया आगे बढ़ी। उसने एक पर्ची निकालकर शिवम को दी और बोली, चाचा शिवम, कृपया इस नुस्खे में लिखी औषधियां इकट्ठी करवा दीजिए। ध्यान रहे, 7 दिनों के लिए पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। और मेरे दादा और मेरे लिए एक शांत एकांत कमरा भी तैयार करवा दीजिए, जहां कोई बाधा न डाले। शिवम ने गंभीरता से मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। राजकुमारी, आपका यह दास आदेश का पूरी निष्ठा से पालन करेगा। पिंटू ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह और रिया नगर द्वार से अंदर चले गए। शिवम भी जल्दी जल्दी उनके पीछे हो लिया। उनके जाते ही द्वार के पास खड़े लोग जैसे नींद से जागे। इसके बाद चारों ओर जोरदार चर्चा शुरू हो गई। शिवम गुआंगलिंग शहर का सबसे बड़ा अधिकारी था। यहाँ तक कि शहर के तीनों महान कुल भी उसका सम्मान करते थे। लेकिन आज सबने अपनी आंखों से देखा कि वही शिवम एक बूढ़े व्यक्ति और एक युवती के सामने सिर झुका रहा था और उनके हर आदेश को मान रहा था। यह दृश्य देखकर लोग हैरान थे और पिंटू व रिया की असली पहचान के कयास लगाने लगे। यादव परिवार निखिल अपने कमरे में रखे एक बड़े टब में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। हर सांस के साथ हल्की सफेद भाप उसके चारों ओर सांप की तरह घूम रही थी। यह शरीर को मजबूत करने की एक विशेष श्वास विधि थी। टब में गर्म औषधीय पानी भरा था, जिसमें 50 से अधिक जड़ी बूटियां 4 घंटे तक पकाई गई थीं। ये साधारण लोगों के लिए आध्यात्मिक औषधि नहीं थी, फिर भी बेहद कीमती थी। इनकी कुल कीमत 500 चांदी की मुद्राएं थीं। गुआंगलिंग शहर में एक आम परिवार साल भर में मुश्किल से 10-12 मुद्राएं खर्च करता था। यही कारण है कि कहा जाता है, गरीब लोग पढ़ाई करते हैं, अमीर लोग युद्ध कला साधते हैं। केवल धनवान लोग ही युद्ध मार्ग पर चल सकते थे। साधारण व्यक्ति चाहे तो भी इतने खर्च का बोझ नहीं उठा सकता था। यादव परिवार शहर के 3 महान कुलों में से एक था और उसके 1000 से ज्यादा सदस्य थे। फिर भी केवल कुछ ही लोग बचपन से युद्ध कला साधने के योग्य बन पाते थे। कारण साफ था, साधना बहुत महंगी थी। समय बीतता गया। शाम को सूर्य पश्चिम की ओर झुक गया। निखिल पूरे 6 घंटे तक ध्यान में बैठा रहा। फिर उसकी नाक से 2 सीधी सफेद धाराएं निकली, जैसे रेशमी धागे जो हवा को चीरती हुई 3 फुट आगे तक चली गईं। हवा में हल्की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसकी सांसें मुलायम थीं, लेकिन उनमें गड़गड़ाहट जैसी शक्ति थी। यह तब होता है जब शरीर में ऊर्जा उबलने लगती है। निखिल ने आंखें खोली। उनकी गहराई में क्षण भर के लिए तेज चमक दिखाई दी, जैसे चाकू की धार या बिजली की चिंगारी, और फिर गायब हो गई। निखिल ने सोचा, आज सुबह मैंने नदी किनारे ऊर्जा ली और दोपहर में औषधीय स्नान से शरीर को निखारा। एक दिन भी पूरा नहीं हुआ और रक्त संचार स्तर में मेरी नींव पूरी तरह मजबूत हो चुकी है। निखिल स्नान टब से बाहर निकला, कपड़े पहने और आंगन में आ गया। सूरज ढल रहा था। बगीचे के बेर के पेड़ों पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई थी। निखिल एक जगह स्थिर खड़ा हो गया और अपने शरीर में बह रही प्रचुर शक्ति को महसूस करने लगा। अचानक उसने उंगली बढ़ाई और पास की एक डाल पर वार किया। धड़ाम! पूरी डाल चूर चूर होकर बिखर गई। अजीब बात यह थी कि डाल के हरे पत्ते धीरे धीरे नीचे गिरे और एक भी पत्ता टूटा नहीं था। निखिल ने उंगली पीछे खींची और संतोष से सिर हिलाया।
युद्ध मार्ग की शुरुआत में साधक शरीर, रक्त और ऊर्जा को मजबूत करते हैं, लेकिन असली लड़ाई केवल ताकत की नहीं, नियंत्रण की होती है। महान योद्धा पेड़ पर लगे फल को भेद सकते हैं। एक वार, एक फल। वे दीवार को नुकसान पहुंचाए बिना मक्खी को भी मार सकते हैं। यही शक्ति का उच्चतम नियंत्रण है। निखिल की उंगली का वार भी वैसा ही था। उसकी चाल साधारण दिखी, लेकिन वार तीर की तरह तेज और बिजली की तरह अचानक था। डाल टूट गई, लेकिन नाजुक पत्ते सुरक्षित रहे। यह बताता था कि उसकी शक्ति पर उसका नियंत्रण बेहद उत्कृष्ट था। हालांकि उसके पिछले जीवन में वह एक उंगली से समुद्र चीर सकता था और आस्तीन हिलाकर पहाड़ काट देता था। उसके सामने यह तो बस बच्चों का खेल था। अगले कई दिनों तक निखिल हर सुबह नदी किनारे साधना करता और शाम को औषधीय स्नान से शरीर को निखारता। उसकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त बदलाव आया। इसी दौरान उसकी छोटी साली मालनी पाइन क्लाउड तलवार महल लौट गई। जाने से पहले उसने निखिल को याद दिलाया कि कुछ ही दिनों में वह 16 साल की हो जाएगी और चाहती है कि निखिल उत्सव में जरूर आए। निखिल ने बिना सोचे हामी भर दी। एक सुबह नदी किनारे से लौटते समय निखिल ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। रक्त संचार स्तर की प्रारंभिक अवस्था की चरम सीमा। उसके होठों पर अपने आप संतोष भरी मुस्कान आ गई। पाइन और क्रेन शरीर साधना विधि सचमुच जंगली 9 प्रांतों की सबसे श्रेष्ठ आधारभूत साधना थी। सिर्फ 5 दिनों में उसका रूपांतरण पुनर्जन्म जैसा था। भविष्य की साधना के लिए उसने मजबूत नींव एक ही झटके में बना ली थी। निखिल ने सोचा, सबसे बड़ी बात, इस स्तर पर वह अपने पिछले जीवन से भी ज्यादा शक्तिशाली था। मेरी मौजूदा शक्ति के सामने साधारण रक्त संचार स्तर के साधक तो तुलना के लायक भी नहीं है। निखिल को अपने 17 साल के जीवन की सारी यादें थीं। थोड़ी तुलना के बाद वह निश्चिंत था। अगर लड़ाई हो जाए तो ब्लू रिवर तलवार महल के शीर्ष शिष्य भी निश्चित हारेंगे। रक्त संचार स्तर युद्ध मार्ग का पहला चरण होता है। इस स्तर के साधक साधारण मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वे अभी भी नश्वर ही होते हैं। जंगली 9 प्रांतों में युद्ध मार्ग के 4 स्तरों को नश्वरता से मुक्ति भी कहा जाता है। हर स्तर नश्वरता को एक एक परत उतारने जैसा होता है। चारों स्तर पार करने के बाद ही कोई व्यक्ति मूल मार्ग में प्रवेश करता है और तब उसे जन्मजात साधक कहा जाता है। उस अवस्था में साधक ओस और सूर्योदय की रोशनी से भी जीवित रह सकता है और भोजन की जरूरत नहीं रहती। लड़ाई में भी वे केवल साधना पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि युद्ध कलाओं का उपयोग करते हैं। अपने पिछले जीवन के अनुभवों के साथ भले ही निखिल के पास अभी साधना न होती, वह कुछ ही पलों में किसी भी रक्त संचार स्तर के व्यक्ति को हरा सकता था। निखिल ने सोचा, सिर्फ 5 दिनों में मैंने 2500 चांदी की मुद्राएं खर्च कर दी और फिर भी बस शुरुआत ही हुई है। उसे साफ दिख रहा था आगे चलकर उसकी साधना का खर्च कई गुना बढ़ने वाला था। चाहे अच्छा लगे या बुरा, उसे लंबे समय के लिए धन कमाने का रास्ता सोचना ही होगा। धन, साथी, विधियां और भूमि, ये साधक की मूल आवश्यकताएं होती हैं। इनमें सबसे पहले आता है धन, और साधकों के लिए धन सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि औषधियां, सामग्री, खजाने और गोलियां भी होती हैं। निखिल ने आह भरी, अगर मैं किसी बड़े साधना संगठन में शामिल हो जाऊं तो इन छोटी छोटी रकम की चिंता नहीं करनी पड़े। फिर सिर हिलाकर यह विचार झटक दिया। कम से कम अभी वह ग्वांगलिंग शहर छोड़ने का नहीं सोच रहा था। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ निखिल वापस यादव परिवार पहुंचा। जैसे ही वह अंदर आया, उसने देखा उसके कमरे के बाहर कोई धुंधली सी आकृति खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। मालनी पूरी तरह सज धज कर खड़ी थी। उसने गहरे बैंगनी रंग का लंबा वस्त्र पहना था। उसके बाल जूड़े में बंधे थे, जिससे उसका बेहद सुंदर चेहरा और भी निखर रहा था। उसकी साफ चमकदार आंखें तारों की तरह दमक रही थीं। वह हाथ पीछे बांधे खड़ी थी, नजर में उत्सुकता और चेहरे पर मासूम सुंदरता। मालनी ने निखिल को देखते ही कहा, जीजा जी। दूर से निखिल को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उसने खुशी से हाथ हिलाया। उस पल वह इतनी सुंदर लग रही थी कि धूप तक फीकी पड़ गई। निखिल मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंचा। अभी तो पढ़ाई चल रही होगी, फिर तुम यहाँ कैसे? मालनी ने मुस्कुराकर कहा,
आज मेरा जन्मदिन है। मैंने अमर सभा भवन में एक भोज कक्ष बुक किया है। मेरे कई सहपाठी भी आएंगे। चलो जल्दी चलते हैं। यह कहते हुए उसने प्यार से निखिल का हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर की ओर खींचने लगी। लेकिन निखिल के मन में अपराध बोध था। पिछले कई दिनों से वह केवल साधना के बारे में ही सोच रहा था। वह मालिनी का जन्मदिन पूरी तरह भूल गया था, जो उसे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए था। उसने पास चल रही लड़की की ओर देखा। मालिनी उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर जरा भी शिकायत नहीं थी। यही बात निखिल को और ज्यादा चुभ गई। उसने मन ही मन सोच लिया, इस साल वह मालिनी को एक असाधारण जन्मदिन का उपहार देगा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। निखिल ने अमर मिलन भवन की ओर जाते हुए सहजता से पूछा, मालिनी, इस बार तुम अपना जन्मदिन घर पर माता पिता के साथ नहीं मना रही हो? उसके पास चल रही लड़की ने अपनी सुंदर आंखें झपकाई और मुस्कुराई। मैं अब 16 साल की हो चुकी हूँ। यह मेरा जन्मदिन है तो मैं तय करूंगी कि इसे कैसे मनाना है, लेकिन रात को माँ पापा के साथ जरूर मनाऊंगी। वह थोड़ी रुकी, फिर बोली, वैसे भी परसों मेरी दादी रूही 80 साल की हो रही है। यह बहुत बड़ा अवसर है और मेरे माता पिता और पूरा यादव परिवार उसी की तैयारी में व्यस्त है। उनके पास मेरे लिए समय नहीं है। निखिल ने हल्के से सिर हिलाया। उसे पता था कि रूही का यादव परिवार में बहुत ऊंचा स्थान था। यहाँ तक कि परिवार के मुखिया धीरज भी उनकी बात नहीं टालते थे। मालिनी उत्साह से भरी हुई थी। जल्दी चलो जीजा जी, दोपहर होने वाली है। निखिल मुस्कुराया और उसके साथ चल पड़ा। ठीक है। आखिरकार उसकी छोटी साली अभी अभी 16 की हुई थी। एक ऐसी उम्र जो कविता या चित्र की तरह होती है, ऊर्जा और सौंदर्य से भरा। अमर मिलन भवन ग्वांगलिंग शहर का सबसे भव्य और प्रतिष्ठित भोजनालय था। यहाँ केवल अमीर या कुलीन लोग ही भोजन करते थे। एक मजाक चलता था कि यहाँ की एक प्याली शराब किसी गरीब परिवार की 10 साल की कमाई के बराबर होती है। और यह मजाक नहीं था। जब निखिल और मालिनी वहां पहुंचे तो सेवकों ने उन्हें तीसरी मंजिल के एक निजी कक्ष में आदर पूर्वक पहुंचाया। कमरा पारंपरिक सजावट से सजा था और वातावरण में अगरबत्ती की खुशबू थी। अंदर पहले से ही 7-8 लोग बैठे थे। एक युवक को छोड़कर सभी लगभग 15 साल की लड़कियां थीं। मालिनी के पहुंचते ही सभी ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। एक लड़की ने उत्साह से कहा, मालिनी, आज तो तुम बेहद सुंदर लग रही हो। यह तुम्हारे लिए मेरा तोहफा है। उम्मीद है तुम जल्दी ही ब्लू रिवर तलवार आश्रम की परीक्षा पास करोगी। दूसरी लड़की ने हंसते हुए कहा, ही अगर हमारे सहपाठी जान जाएं कि आज पाइना क्लाउड तलवार आश्रम की नंबर 1 सुंदरता का जन्मदिन है तो वे तोहफे देने की लाइन में लग जाएंगे। लड़कियां उसे अपने अपने उपहार देती रहीं और हंसती बतियाती रहीं। सभी अच्छे घरों से थीं और उनके कपड़े, आभूषण, व्यवहार सब कुछ खास था। निखिल ने एक नजर में सब कुछ भांप लिया। कुछ लड़कियां चंचल और उदार थीं, कुछ शांत और सौम्य, तो कुछ वीरांगना जैसी। लेकिन मालिनी की सुंदरता और परिधान के सामने वे सब थोड़ी फीकी लग रही थीं। उनके मन में ईर्ष्या थी जिसे वे छिपा रही थीं, लेकिन निखिल की पैनी नजर से कुछ नहीं छिपा। तभी मालिनी की नजर एकमात्र लड़के पर पड़ी और उसका चेहरा ठंडा हो गया। रुद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वातावरण में अचानक ठहराव आ गया। रुद्र, जो नगर रक्षक दल के सेनापति का बेटा था, सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला युवक था। उसने मुस्कुराते हुए एक सुनहरा डिब्बा आगे बढ़ाया और कहा, मालिनी, तुम्हारे जन्मदिन पर यह छोटा सा तोहफा है, कृपया स्वीकार करो। डिब्बा खोलते ही उसमें एक बैंगनी रंग की जड़ाऊ बाल पिन निकली। बैंगनी लोआन के पंख नामक प्रसिद्ध कलाकृति, जिसे मास्टर कारीगर मो ने बनाया था। उसकी कीमत 1000 स्वर्ण से भी अधिक आंकी गई। एक लड़की ने चौंकते हुए कहा, यह तो बहुत कीमती है। बाकी लड़कियां भी हैरान थीं। रुद्र का यह भव्य तोहफा सबको चकित कर गया, लेकिन मालिनी का चेहरा और भी सख्त हो गया। यह तोहफा बहुत महंगा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। रुद्र का चेहरा उतर गया, लेकिन वह कुछ कह पाता उससे पहले मालिनी ने सबको बैठने को कहा और निखिल को अपने पास बैठने के लिए बुलाया। रुद्र को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया।
कुछ लड़कियों ने रुद्र को सहानुभूति से देखा और उसे बैठने को कहा। रुद्र ने मुस्कुराकर खुद को संभाला, लेकिन जब भी उसकी नजर निखिल पर जाती उसे बेचैनी होती। लड़कियां भी हैरान थीं। मालिनी ने निखिल को क्यों बुलाया? वह तो एक ऐसा दामाद था जिसे सब हंसी का पात्र समझते थे, इसलिए सबने निखिल को पूरी तरह अनदेखा किया। मालिनी ने धीरे से निखिल के कान में कहा, जीजाजी, ये लोग भले ही आपको नजरअंदाज करें, लेकिन मैं नहीं करूंगी, आप बुरा मत मानना। निखिल मुस्कुराया। दो जीवनों का अनुभव रखने वाला वह व्यक्ति इन बातों से कहां विचलित होता। थोड़ी देर में सुंदर दासियां स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आईं। मालिनी ने हैरानी से कहा, मैंने तो इतना खाना मंगवाया ही नहीं। रुद्र ने हंसते हुए कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो खर्चा करने की जरूरत तुम्हारी नहीं, मेरी है। आज का पूरा भोज मेरी तरफ से है। लड़कियां खुश हो गईं, लेकिन मालिनी ने ठंडे स्वर में कहा, कितना खर्च हुआ? मैं तुम्हें लौटा दूंगी। रुद्र हंस पड़ा। इतनी दूरी मत बनाओ मालिनी, अगर तुम पैसे लौटा दोगी तो आश्रम में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। लड़कियां हंस पड़ी और मालिनी से कहा कि चिंता न करे। मालिनी थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर चुप हो गई। उसने निखिल के कान में फुसफुसाकर कहा, यह लड़का हमेशा ऐसा ही करता है। पायना क्लाउड तलवार आश्रम में इसे दिखावा करना बहुत पसंद है। ऐसे घमंडी लड़कों से ज्यादा चिढ़ किसी से नहीं होती, और वैसे भी मैंने उसे अमर मिलन भवन में बुलाया ही नहीं था, वह खुद ही चला आया। कितना मोटा चेहरा है उसका। निखिल मुस्कुराया। घमंड युवाओं में आम बात थी और यह कोई बहुत बड़ा दोष नहीं था। तभी रुद्र की नजर उनकी ओर गई। उसने यह नहीं सुना कि मालिनी ने निखिल से क्या कहा, लेकिन उसने देखा कि वह उसके कान में कुछ फुसफुसा रही थी, वह भी इतनी नजदीकी से। रुद्र की मुस्कान जम गई। जलन की आग उसके भीतर भड़क उठी। उसका मन किया कि उठे और निखिल को पीटकर बाहर फेंक दे, लेकिन उसने खुद को संभाला और बनावटी सहजता से बोला, निखिल, तुम तो मालिनी के जीजाजी हो और आज उसका जन्मदिन है। बताओ, तुमने उसके लिए क्या तोहफा लाया है? निखिल के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। वह समझ गया कि यह लड़का उससे चिढ़ता है और उसे नीचा दिखाना चाहता है। जैसा कि उम्मीद थी, बाकी सभी की नजरें भी उसकी ओर घूम गईं। सब समझ गए कि रुद्र तोहफों की तुलना करना चाहता है, या शायद निखिल को शर्मिंदा करना चाहता है। आखिरकार एक घर जमाई को क्या हक है कि वह उनके साथ एक ही मेज पर बैठे। वह खुद को नीचा दिखा रहा था और उसे इसका एहसास भी नहीं था। मालिनी का गुस्सा बढ़ने लगा। यह रुद्र तो वाकई घटिया है। उसे पता था कि निखिल शायद उसका जन्मदिन भूल गया है, तोहफा लाने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन रुद्र को यह बात उठानी ही थी। निखिल ने शांत स्वर में कहा, मैं लगभग मालिनी का जन्मदिन भूल ही गया था, इसलिए कोई तोहफा नहीं ला सका। लेकिन आज रात जब हम घर लौटेंगे तो मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। उसकी बात मालिनी के लिए थी, बाकी लोगों की राय की उसे कोई परवाह नहीं थी। मालिनी थोड़ी चौंकी, फिर होंठ भींच लिए, लेकिन उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। जीजाजी को मेरा जन्मदिन याद है। हाँ जरूर, वह बस व्यस्त रहे होंगे, इसलिए भूल गए होंगे। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। रुद्र ने मौका पाकर फिर चुटकी ली, तो मतलब तुमने कोई तोहफा नहीं लाया? मालिनी ने तुम्हारे जैसे गरा जमाई के लिए इतना कुछ किया और तुम उसका जन्मदिन ही भूल गए। बाकी लड़कियां सिर हिलाने लगीं। कीचड़ की दीवार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह निखिल तो बिल्कुल नाकारा है। वैसे भी वह तो यादव परिवार का घर जमाई है जो अपनी पत्नी के सहारे जी रहा है। ऐसे आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है? जो भी देगा वह रुद्र के बैंगनी लुआन बालपिन के सामने तो कुछ भी नहीं होगा। समझ नहीं आता कि मालिनी को इस निखिल में ऐसा क्या दिखता है। लड़कियों के मन में निखिल के लिए और भी ज्यादा तिरस्कार भर गया। रुद्र यह सब देखकर संतुष्ट हुआ, लेकिन जैसे ही वह सोच रहा था कि अब और ताना मारा जाए, धड़ाम, तभी निजी भोजन कक्ष का बंद दरवाजा जोर से खुला। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। दरवाजा इतनी जोर से और गुस्से में खोला गया कि पूरा कमरा सन्न रह गया। अमर मिलन भवन ग्वांगलिंग शहर का सबसे प्रतिष्ठित भोजनालय था, और वहां इस तरह घुसाना, वह भी बिना इजाजत के, यह तो सरासर बदतमीजी थी।
सभी की नजरें दरवाजे की ओर घूम गईं। जैसे ही उन्होंने नए आगंतुक को देखा, सबके चेहरे बदल गए। मालिनी और रुद्र भी चौंक गए। सूरज ने बेहुदा मुस्कान के साथ कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है? सुना कि मालिनी यहाँ अपना जन्मदिन मना रही है, तो मैंने सोचा पार्टी में आ धमकूं। हाँ, डर तो नहीं गए? वह युवक शानदार पोशाक में था। लंबे बाल पीठ तक लटक रहे थे। चेहरा सुंदर था लेकिन शराब की बदबू से भरा हुआ। वह था सूरज। वह रोज परिवार के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी और ग्वांगलिंग के 3 महान कुलों में से एक का वारिस था। उसके पिता दिनेश लाल रोज परिवार के वर्तमान मुखिया थे। सूरज का स्वभाव घमंडी और उग्र था। सिर्फ 17 साल की उम्र में ही उसने कई बुरे काम किए थे, लेकिन अपने पिता की ताकत के कारण वह अब तक सुरक्षित था और यही उसे और भी उद्दंड बना देता था। जैसे ही सबने सूरज को देखा, लड़कियों का गुस्सा डर में बदल गया। उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिख रही थी। सूरज की बदनाम छवि से वे पहले से ही परिचित थीं। यहाँ तक कि मालिनी और रुद्र भी गंभीर हो गए। बड़े कुलों के शिष्य भी सूरज को एक खतरनाक और निर्दयी व्यक्ति मानते थे। कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था, बस उससे बचना चाहता था। कमरे का माहौल एकदम भारी हो गया। केवल निखिल शांत था। वह सूरज को नहीं जानता था, लेकिन मालिनी के तन में आई अकड़ से समझ गया कि वह डरी हुई है। मालिनी ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे जन्मदिन से तुम्हारा क्या लेना देना? तुरंत यहाँ से चले जाओ। लेकिन सूरज पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने बेहयाई से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, वाह, तुम तो वाकई में रंभा की छोटी बहन हो, एकदम लाजवाब। तुम्हारे जैसी ही कोई मेरे लायक है। मालिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सूरज ने बेहुदा हंसी हंसते हुए कहा, देखो सब लोग, गुस्से में भी कितनी प्यारी लगती है। अगर इसे ब्याह कर घर ले जाऊं तो मेरे पिताजी तो फूले नहीं समाएंगे। उसके पीछे खड़े पहरेदार भी मुस्कुराते रहे। लड़कियां डर से कांपने लगीं और उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से रुद्र की ओर देखा। रुद्र ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि अगर अब कुछ नहीं बोला तो कभी सिर उठाकर नहीं चल पाएगा। रुद्र ने खुद को संभालते हुए कहा, सूरज जी, यह अमर मिलन भवन है, कृपया मर्यादा बनाए रखें। यहाँ हंगामा करना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। सूरज की मुस्कान एकदम सख्त हो गई। उसकी आंखों में क्रूरता चमक उठी। सूरज ने पूछा, तू है कौन, मुझे समझाने वाला? रुद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। निखिल समझ गया कि रुद्र भी सूरज से डरता है। एक पहरेदार ने सूरज से कहा, युवराज, यह पुरानी रक्षक सेना के सेनापति नाई बिहू का बेटा है। आपके पिताजी और नाई बिहू परिचित हैं। सूरज ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ओह रुद्र, है ना? एक मौका देता हूं, अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जा, नहीं तो तुझे पीट पीट कर सड़क पर फेंक दूंगा जैसे कोई मरा हुआ कुत्ता। सूरज ने आगे कहा, उसके बाद पूरे ग्वांगलिंग में तेरा मजाक बनेगा। तू कभी सिर उठाकर नहीं चल पाएगा। रुद्र जड़ हो गया। उसकी मुट्ठियां इतनी कस गईं कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। शर्म और गुस्से से उसका खून खौल रहा था। लड़कियों के चेहरों से खून उतर गया। अगर रुद्र भी कुछ नहीं कर सका तो वे क्या कर सकती थीं? मालिनी ने सख्त स्वर में पूछा, सूरज, आखिर तुम चाहते क्या हो? सूरज हंस पड़ा और हाथ मलते हुए बोला, अच्छा सवाल। सीधी बात, थोड़ी देर में मेरे पिताजी यादव परिवार के पास रिश्ता लेकर जाएंगे, फिर हम दोनों एक ही परिवार के हो जाएंगे। उसके पहरेदार भी बोल पड़े। पहरेदार ने कहा, क्या नजर है युवराज की? दूसरे पहरेदार ने कहा, देख लो सब लोग, यही बनने वाली है हमारे युवराज की पत्नी। तीसरे पहरेदार ने हंसते हुए कहा, अभी से बधाई दे दो। हाँ हाँ। मालिनी शर्म और गुस्से से कांप उठी। उसकी आंखें फैल गईं और उसने दांत भींच लिए। मालिनी ने चिल्लाकर कहा, बकवास, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम जैसे गुंडे से शादी नहीं करूंगी। निखिल चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी शांत आंखों में अब बर्फ जैसी ठंडक थी। जंगली प्रदेशों में जो लोग मनीष को जानते थे वे जानते थे, जब वह बाहर से शांत दिखता था तभी उसके भीतर सबसे ज्यादा क्रोध होता था। सूरज ने निखिल की ओर इशारा करते हुए तिरस्कार से कहा, तुम्हारी बहन रंभा कितनी सुंदर है, लेकिन आखिरकार उसे भी एक नाकारा आदमी से शादी करनी पड़ी है ना? मैं भले ही घमंडी हूं, लेकिन इतना तो जानता हूं कि शादी ब्याह का फैसला हमारे जैसे छोटे लोग नहीं करते। वह रुका, फिर और भी घमंड से हंसते हुए बोला,
मालिनी, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, रोज परिवार इस महीने के अंदर यादव परिवार को हमारे रिश्ते के लिए मना लेगा। तुम मानसिक रूप से तैयार रहो। मालिनी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और उसका शरीर कांपने लगा। ये शब्द उसके दिल पर वार थे। उसकी बड़ी बहन रंभा ने अपनी शादी का कितना विरोध किया था। माँ बाप ने भी भरसक कोशिश की थी, लेकिन वे भी दादी मारूही की इच्छा के आगे झुक गए। अब रंभा और निखिल की शादी हो चुकी थी, चाहे वे चाहें या नहीं। इस सच्चाई के सामने मालिनी का दिल कांप उठा। अगर सूरज सच में रिश्ता लेकर आया तो क्या यादव परिवार उसके साथ भी वही करेगा जो रंभा के साथ किया? मालिनी ने होंठ काट लिए और शून्य में ताकने लगी। क्या मुझे भी ऐसे गुंडे से शादी करनी पड़ेगी? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाना पसंद करूंगी। निखिल ने मालिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कोमल मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मालिनी का दिल घबराया हुआ था, लेकिन उसके शब्दों ने जैसे उसे तूफान से बचा लिया हो। उसके दिल में एक अनकही गर्माहट भर गई। निखिल ने धीरे से कहा, अब यह सभा कोई मजा नहीं दे रही, क्यों ना मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? मालिनी ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन फिर उसकी आंखों में चिंता उभर आई। मालिनी ने पूछा, जीजा जी, वे लोग? निखिल ने फिर से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। उसने रुद्र और बाकी लड़कियों की ओर देखा और पूछा, तुम लोग भी चलना चाहोगे? बाकी मेहमान तो जैसे स्तब्ध रह गए। क्या निखिल पागल हो गया है? क्या उसे नहीं दिख रहा कि सूरज और उसके पहरेदार दरवाजा घेर कर खड़े हैं? किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक गरजमाई जिसकी सारी शक्ति जा चुकी है और जो पूरे ग्वांगलिंग का मजाक बना हुआ है, ऐसा कुछ कहने की हिम्मत करेगा। सूरज ने कान खुजाते हुए हंसकर कहा, हाँ, तुम कह रहे हो कि इन्हें यहां से ले जाओगे? निखिल, तुम तो खुद एक अपाहिज हो, लेकिन तुम्हारी बातें मुझसे भी ज्यादा घमंडी हैं। बताओ तो सही, तुम्हें ये हिम्मत दी किसने? उसके पहरेदार जोर जोर से हंसने लगे, जैसे उन्होंने कोई बड़ा मजाक सुन लिया हो। रुद्र झल्लाकर बोला, निखिल, कृपया और परेशानी मत बढ़ाओ, ये मामला मुझे संभालने दो। तुम चुपचाप बैठे रहो और कोई गड़बड़ मत करो। अगर कुछ और बिगड़ा तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी और लड़कियां थोड़ी प्रभावित भी हुईं। उन्हें लगा कि रुद्र तो सच्चा सज्जन है। इसके मुकाबले निखिल की बातों ने उन्हें चिढ़ा दिया था। एक नाकारा आदमी सोचता है कि सिर्फ बातों से सब ठीक हो जाएगा। क्या मजाक है। निखिल ने रुद्र की ओर देखकर सिर हिलाया। तुम जवान हो तो जोश में रहना चाहिए, वरना उस सिर का क्या फायदा। तुम्हारा यह व्यवहार मुझे पसंद आया। रुद्र चौंक गया। उसे लगा कि यह उससे इस तरह बात कर रहा है जैसे कोई बड़ा हो, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सूरज का धैर्य जवाब दे गया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और आदेश दिया, जाओ, इस नालायक को पकड़ो, कपड़े उतारो और शहर के दरवाजे पर लटका दो। पूरी ग्वांगलिंग को इसकी बेइज्जती दिखनी चाहिए। एक पहरेदार आगे बढ़ा और बोला, देखते जाओ युवराज, चलो बच्चू, तुझसे खेलते हैं। यह पहरेदार लंबा भारी शरीर वाला और डरावना था। उसका नाम था मनीष। वह सूरज का सबसे ताकतवर आदमी था। रक्त संचार रेल्म के मांसपेशी परिष्करण चरण में था। उसकी त्वचा और मांस लोहे जैसे थे और वह एक उग्र सांड की तरह ताकतवर था। उसे महाशिला भंजन हस्तकला में महारत थी, जो हड्डियां तोड़ने के लिए जानी जाती थी। उसने पूरी ताकत से एक भयंकर वार किया। हवा में लहरें उठी। अगर यह वार लगता तो निखिल की हड्डियां चूर चूर हो जाती। मालिनी चीख पड़ी, जीजा जी, जल्दी बचो। निखिल ने ठंडे स्वर में कहा, घबराओ मत। ऐसा आदमी जो सिर्फ शरीर को साधता है, आत्मा को नहीं, वह तो बस एक सजावटी तकिया है। निखिल का शरीर हरकत में आ चुका था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे बाज शिकार पर झपटता है। उसकी हथेली पंजे की तरह बनी और उसने मनीष की कलाई पकड़ ली। एक झटके में मनीष का विशाल शरीर डगमगा गया। उसके शरीर में रक्त और ऊर्जा उथल पुथल हो गई, जैसे किसी ने चादर को मरोड़कर फेंक दिया हो। सिर्फ एक झटके में उसकी सारी ताकत जैसे टूट गई। वह कांपने लगा, जैसे गिरने ही वाला हो। यह शक्ति का दिव्य प्रयोग था। जब यह कला चरम पर पहुंचती है तो एक वार में ही सामने वाले के रक्त, मांस, हड्डियां और अंग चूर चूर हो सकते हैं। हालांकि मनीष तुरंत नहीं मरा।
लेकिन उसके अंदरूनी अंगों को भारी नुकसान पहुंचा। इसके बाद निखिल ने एक जोरदार लात मारी। धड़ाम! सभी की आंखों के सामने मनीष हवा में उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। वह जमीन पर गिरा और बुरी तरह कांपने लगा। उसके चेहरे के 7 छिद्रों से खून बह रहा था। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।